नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। आज के शो में घर खरीदारों के लिए कुछ अच्छी खबर है तो कुछ बुरी खबर है उन लोगों के लिए, उन डेवलपर्स के लिए जो ग्राहकों को परेशान करते हैं और रेरा के नियमों के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज का शो इसलिए भी खास है क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। वो हैं हरियाणा रेरा के चेयरमैन के खंडेलवाल साहब। उनसे जानेंगे कुछ अहम फैसलों के बारे में जिनका सीधा इम्पैक्ट, जिसका सीधा सरोकार आपसे है। उन फैसलों को आसानी से समझेंगे जो आपके पक्ष में दिए गए हैं, आपके फायदे के लिए दिए गए हैं। बिल्डर किस तरह से आपको परेशान करते हैं, उन परेशानियों को कैसे निपटा जाए, किस तरह से रेरा साथ दे रहा है ग्राहकों का, इन सारी बातों को समझेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है के खंडेलवाल साहब आपका हमारे इस खास शो में आने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि रेरा बनने के बाद भी नियमों में लगातार बदलाव हो रहे हैं, लगातार संशोधन हो रहे हैं। हरियाणा रेरा ने ग्राहकों के पक्ष में तमाम शानदार फैसले दिए हैं और इसी क्रम में हम सेक्शन 43(5) के फैसले को देखते हैं। पहले फैसला आने के बाद भी बिल्डर हीला हवाली करते थे, ट्रिब्यूनल में केस लेकर जाते थे, टरकाते थे, ग्राहकों को परेशान करते थे। लेकिन सेक्शन 43(5) पर हाईकोर्ट ने जब से फैसला दिया है, हाईकोर्ट ने जब से संज्ञान में लिया है, तब से अब ऐसा होना संभव नहीं होगा कि बिल्डर अपीलेट ट्रिब्यूनल के नाम पर केस को दोबारा से लेकर जाएं और ग्राहकों को कोर्ट के चक्कर फिर से लगवाएं और परेशान करें। कहीं ना कहीं ग्राहकों को अब ज़्यादा ताकत मिली है आपके इन फैसलों के बाद। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि 43(5) में किस तरह की मुश्किलें आपको देखने को मिलती थीं और अब स्थिति कैसे बेहतर हो जाएगी ग्राहकों के पक्ष में। ये सेक्शन 43(5) जो है, सेक्शन 43(5) एक इस प्रकार का प्रोविजन है इस एक्ट के तहत कि यदि प्रमोटर किसी भी फैसले के खिलाफ, जो अथॉरिटी ने फैसला किया है उसके खिलाफ यदि वो अपीलेट ट्रिब्यूनल जाता है तो उसने जितना पैसा उस फैसले में एलओटी को दिया जाना है, चाहे वो कंसेशन हो, चाहे वो पिनल इंटरेस्ट हो, चाहे वो रिफंड हो, जो भी कुछ पैसा दिया जाना है, जितना पैसे में उसको उस फैसले में जो डिक्री की गई है, जितना अमाउंट बताया गया है, तो पहले वो पैसा अपीलेट ट्रिब्यूनल में जमा कराएगा। उसके बाद यदि मान लो उस पर पेनल्टी लगी है प्रमोटर पर, तो प्रमोटर पर दो, यानी अथॉरिटी दो काम करती है। एक तो एलओटी को जहां जो रिलीफ मिलना है वो रिलीफ एलओटी को मिलता है, और जहां प्रमोटर ने वायलेशन किया है प्रोविजंस ऑफ द एक्ट का, तो उस पर पेनल्टी प्रोविजंस लागू होते हैं, उस पर पेनल्टी लगाई जाती है। और पेनल्टी कई मामलों में इतनी हैवी है कि 10% प्रोजेक्ट कॉस्ट की पेनल्टी लग सकती है, पर डे बेसिस पर लग सकती है। जो पेनल्टी लगाई गई है, पेनल्टी की अमाउंट जो कि बहुत हैवी होगी, जैसे ना 10% प्रोजेक्ट कॉस्ट थी, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो पेनल्टी कैन गो अप टू 100 करोड़ जी। तो पर्पज ये है कि जब पेनल्टी जो उस पर लगाई गई है, यदि वो पेनल्टी के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा रहा है तो उसे 30% जो है पेनल्टी की जो अमाउंट है वो जमा करानी पड़ेगी, प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल को। हाई कोर्ट ने इस पर अपना एक ऐसा फैसला दिया है जो फैसला एक्ट के प्रावधान है उनके अनुकूल है, और एलओटी के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। यानी इसका मतलब क्या रहा कि प्रमोटर ये नहीं है कि हर मामले में वो अपील में चला जाए। यदि उसके पास सॉलिड रीजन है, क्योंकि जब पैसा जमा कराना पड़ेगा, सॉलिड रीजन है तभी जाकर के वो पैसा जमा कराएगा और अपील हो जाएगा। तो एक निरर्थक जो अपील हो सकती थी, जो कि प्रमोटर बड़ा आदमी है, पैसे वाला आदमी है, वकील कर सकता है, कहीं अपनी उस पोजीशन का मिसयूज ना करे, तो ये एक प्रोविजन कानून में था और उसको कंफर्म कर दिया गया है कि यह जो प्रोविजन है ये अल्ट्रा वायरस नहीं है। जो अपील करता है जब प्रमोटर, तो हमारे यहाँ जब आदमी एग्जीक्यूशन के लिए हम 2 महीने का टाइम देते हैं, 2 महीने के अंदर अंदर जो उसका एलओटी को पैसा देना है या जो रिलीफ दिया गया है उस रिलीफ की पालना वो कर दे प्रमोटर जी। अब मान लीजिए वो चला गया अपील में, तो जो एलओटी था वो अनिश्चितता की स्थिति में ना आए, तो वहां प्रोविजन किया गया कि जो एलओटी के हित में जो फैसला दिया गया है, जो एलओटी को अमाउंट पे की जानी थी, जो ब्याज दिया जाना था, जो रिफंड दिया जाना था, या जो भी उसको क्षतिपूर्ति दी जानी थी, वो सारा के सारा जितना पैसा इकट्ठा होता है वो पैसा पूरा की पूरा पहले जमा कराएगा अपीलेट में। अब जैसे अपील का फैसला होगा, यदि फैसला बिल्डर के खिलाफ हो गया तो जो पैसा जमा है वो पैसा हमारे पास आ जाएगा, हम एलओटी को पे कर देंगे। यानी एलओटी एक अनावश्यक समस्या से बच जाएगा। जब ये पैसा पूरा जमा हो गया
और प्रमोटर हार गया, एलओटी जीत गया, तो एलओटी को पैसा तुरंत मिल जाएगा। यानी इसके कारण क्या है कि एग्जीक्यूशन में भी तेजी आएगी, एलओटी को रिलीफ मिलने में भी तेजी आएगी और कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। सर मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि रेरा आने से पहले जिस तरह बिल्डर सीसी नहीं लेते थे, आधा अधूरा प्रोजेक्ट हैंडओवर कर देते थे, यहाँ तक कि एक ही लाइसेंस के नियमों की बारीकियों के साथ वो खिलवाड़ करते थे, उनके खामियों का फ़ायदा उठाते थे, जिससे सरकारी राजस्व और ग्राहक दोनों का नुकसान होता था। ऐसे में अब आपकी ओर से किए गए बदलाव में अब ऐसा नहीं हो पाएगा। जो पुराने प्रोजेक्ट हैं जिनके पास सीसी नहीं है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट होने की वजह से वो ग्राहकों को हैंडओवर तो कर देते थे, लेकिन बुनियादी सुविधाएं जो होती थी उनमें जो दावे करते थे वो नहीं देते थे। अब ये जो नया नियम है जिसके तहत पुराने प्रोजेक्ट हैं जिन पर अब आप संज्ञान ले पाएंगे, कैसे फ़ायदा मिलेगा उन ग्राहकों को जो पहले से फंसे हुए हैं प्रोजेक्ट में? देखिएगा कि इस चीज को समझने के लिए समझना होगा कि कानून कहता क्या है। इसका जो पहला सेक्शन है, सेक्शन 3 जो है चैप्टर 2 का, जी 3(2) में ये बताया गया है कि इन मामलों में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी प्रोजेक्ट की। उन्होंने 3 मामले एग्जम्प्ट किए हैं। पहला, 500 गज से कम की कोई प्लॉट हो, जमीन हो। दूसरा, इसी में जो है 8 से कम फ्लैट बन रहे हो जी, उस पर लागू नहीं होता है। बिल्कुल। दूसरा वो कहता है कि जिन प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, वो एग्जम्प्टेड रजिस्ट्रेशन से। वो ये नहीं कह रहा कि दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द एक्ट। एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन अपार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। करेक्ट सर। यदि एक्ट कहता है कि लैंड टाइटल डिफेक्ट पूरी जिंदगी भर के लिए, यदि लैंड टाइटल डिफेक्ट हुआ तो प्रमोटर विल बी रिस्पॉन्सिबल, उसके खिलाफ करा सकता है। एक्ट खुद ही कह रहा है फॉर होल लाइफ। ये तो नहीं है कि रेरा आने से पहले जो प्रोजेक्ट थे उनमें लैंड डिफेक्ट, लैंड टाइटल डिफेक्ट है वो अलाउड है, रेरा आने के बाद नहीं है। लैंड टाइटल डिफेक्ट इज ए मेजर डिफेक्ट। यदि जमीन ही उसकी नहीं थी और उसको बना दिया तो एलओटी का क्या कसूर था, उन्हें क्या मालूम था। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जो 3(2) में 3 कैटेगरी एग्जम्प्टेड है, 500 गज का प्लॉट, 8 से कम फ्लैट, जिनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका है, और जिन प्रोजेक्ट्स में सेल इन्वॉल्व नहीं है, रिनोवेशन और रिमॉडलिंग है, पुराने जो हो गए 20 साल पुराने हुए वो है। अब इसमें देखिएगा प्रोजेक्ट और मकान में फर्क है, यानी 2 टर्म बड़ी डिफरेंट है। एक्ट में इनको यूज डिफरेंटली किया गया है। कंप्लीशन प्रोजेक्ट का होता है जब डेवलपमेंट वर्क्स पूरे हो जाएं, उसके बाद कंप्लीशन माना जाता है। जब तक जितने भी कम्युनिटी फैसिलिटीज हैं या इंफ्रास्ट्रक्चरल जो रिक्वायरमेंट हैं वो पूरे नहीं होते, तब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं माना जाता और उसे कंप्लीशन नहीं मिल सकता। रूल्स कैन नॉट टेक ओवर एक्ट। करेक्ट सर। एक्ट में क्लियर प्रोविजन है, जिनका कंप्लीशन नहीं हुआ वो सारे प्रोजेक्ट इसके एम्बिट में आते हैं। हमने रजिस्ट्रेशन के मामले में उन्हें दुखी नहीं किया। यदि ओसी बिल्डिंग का ले लिया है, चलो वो डिटेल्स दे दें, लेकिन दे आर विद इन द एम्बिट ऑफ द एक्ट। यदि उन लोगों को साथ जिनको उन्होंने ओसी भी ले लिया है, पोजेशन भी ले लिया है, लिमिटेशन पीरियड में आते हैं और उनको 10-10 साल के बाद फ्लैट मिला है, तो उनका राइट है कि उनको डिले पोजेशन चार्जेस मिले। इस फैसले ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले ने बड़ा साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वो है जिसका कंप्लीशन नहीं मिला है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वो है जिसका कंप्लीशन नहीं मिला है, इसलिए वो सारे के सारे प्रावधान उन पर लागू होंगे जो इस एक्ट ये कहता है। लेकिन जिन मामलों में ओसी आया ही नहीं और उन्होंने अप्लाई नहीं किया, उन मामलों में हमें सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और हमने करीब 282 प्रोजेक्ट में, जिनमें कि अभी ओसी या तो लेट आया है जी इस एक्ट के लागू होने के बाद, या ओसी में नहीं आया है और जिन्होंने रजिस्टर नहीं कराया है उनको नोटिस दिए गए हैं, तो इस कानून ने स्पष्ट कर दिया है, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिनका नहीं है वो प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कहलाएंगे और उन पर इस एक्ट के प्रोविजंस लागू होंगे। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि जो प्रोजेक्ट रेरा आने से पहले अनियमित थे, लेकिन ओसी मिलने का हवाला देकर बिल्डरों ने ग्राहकों को ये दलीलें दी कि हमारे प्रोजेक्ट पर रेरा लागू नहीं होता, ऐसे में वे प्रोजेक्ट अटके हैं, लोग दर दर भटक रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं के लिए बहुत से दावे किए गए थे, बिल्डरों ने पूरे नहीं किए, और बिल्डर बार बार ये कहते हैं कि हम रेरा के अंतर्गत नहीं आते क्योंकि हमारे पास सीसी नहीं है, लेकिन ओसी है और आप यहाँ रहिए। तो ऐसे लोगों को किस तरह से रेरा मदद कर रहा है, जो लोग
काफ़ी पुराने प्रोजेक्ट हैं जिनमें तमाम तरह के इश्यूज हैं, उनको रेरा किस तरह से मदद कर रहा है? पहले मैं इस प्रश्न का जवाब देने से पहले एक छोटी सी और सूचना आपको देना चाहूंगा। जी सर। कि ये एक्ट आया 2016 में। जी सर। 1 मई 2016 को, और 1 मई 2017 से इस कानून के सारे प्रावधान पूरे देश में लागू हो गए। जी सर। अब आप इमेजिन करिएगा, एक प्रोजेक्ट जिसमें 15 दिन पहले जिसका ओसी ले लिया जी। या 15, और एक प्रोजेक्ट ऐसा है इसका 15 दिन के बाद मिला। आप ये जिनको 15 दिन पहले मिला उनके बारे में ये तर्क दिया जाए कि बोला जी इनका ओसी पहले आ चुका है, इसलिए ये आपकी उसमें नहीं आते। इनके साथ बिल्डर ने जो बदमाशियां की हैं, जो जातियां की हैं, जो इरेगुलरिटीज की हैं, वो बस कर दी उसने, अब वो बाहर है। वो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जो चीज कल गलत थी आज भी गलत है। करेक्ट। और कल जो चीज गलत थी उसको ठीक करने के लिए ये कानून आया, तभी रेट्रोएक्टिव एप्लीकेशन इस कानून की हुई। सेक्शन 18(1) में जो एलओटी को रिफंड लेने का अधिकार है यदि प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा नहीं हुआ है, या एलओटी को यदि प्रोजेक्ट में रहना चाहता है तो जितना लेट किया जाएगा उतने लेट करने पर जो पैसा उसका जमा है उस पैसे पर उसे नियत दर से ब्याज मिलेगा, ये उसका अधिकार है। तो ये एग्रीमेंट तो पहले हो गए थे। ठीक बात सर। अब ये तो नहीं कह सकते ना आप कि जो प्रोजेक्ट ओसी ले लिया उसने एक 15 दिन पहले, 1 महीने पहले, बोला तुम जाओ कहीं भी, तुम्हारा तो ओसी आ चुका है इससे पहले, इसीलिए तुम्हें चाहे 10 साल लेट किया उसने, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और जिसने 15 दिन बाद मान लीजिएगा इसका ओसी आया, बोला हाँ आपको सब कुछ मिलेगा। यू कैन नॉट हैव टू सेट ऑफ रूल्स फॉर द सेम काइंड ऑफ मिसचीफ। करेक्ट सर। इस एक्ट ने, इस जजमेंट ने, इस कानून ने ये बड़ा क्लियरली कह दिया कि 18(1) जो है इसके तहत रिफंड इंटरेस्ट अलाउड है यदि प्रोजेक्ट लेट हो जाता है तो उस मामले में रिट्रोएक्टिव एप्लीकेशन इस एक्ट की है। यानी ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट है जिनका कंप्लीशन नहीं हुआ है, मैं अगेन कह रहा हूं कंप्लीशन नहीं हुआ है, वो प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कहलाएंगे और उन पर रिट्रोएक्टिव एप्लीकेशन है इस कानून की, कि चाहे एग्रीमेंट उसका 2011 में हो, 2010 में हुआ हो, उस एग्रीमेंट की वो क्लॉज जो क्लॉज अनइक्वल थी, जो क्लॉज मिस्चीवियस थी, जो क्लॉज एलओटीज के खिलाफ थी, यानी एक चीज जो बिल्कुल गलत थी, उस गलती को ठीक करने के लिए कानून आया। और कानून ने कहा कि अब दोनों बराबर हैं, एलओटी और प्रमोटर। एलओटी गलती करता है तो उस पर भी उतना ही ब्याज लगेगा जितना कि प्रमोटर यदि गलती करता है और जो लेट करता है उस पर लगेगा। यानी ब्याज की दर एक कर दी, पहले ब्याज की तो अलग अलग दरें थी। तो इसीलिए ये नहीं कह सकते आप कि ओसी पहले ले लिया इसीलिए इन लोगों को मरने दो, इन लोगों के खिलाफ जो हो गया सो अन्याय, इन्होंने अन्याय हो गया। नहीं, हम लोगों ने सबसे पहले गुड़गांव में इस चीज को किया कि यदि लिमिटेशन पीरियड में वो आता है और पहले उसका ओसी भी आ चुका है, रेस्टोरेशन नहीं भी कराया है, तब भी वो एम्बिट में आता है क्योंकि उसको कंप्लीशन नहीं मिला है और वो डिले पोजेशन चार्जेस उसे देने पड़ेंगे चाहे उसने कब्जा दे दिया हो इस एक्ट के आने से पहले। इस बीच हमने देखा कि त्योहारी सीजन बिल्कुल नज़दीक है। ऐसे में कुछ बिल्डर प्रॉपर्टी पोर्ट कह लीजिए, प्रॉपर्टी स्वैप कह लीजिए, या फिर अश्योर्ड रिटर्न, बड़े स्तर पर कैश ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, खुलेआम दावे किए जा रहे हैं, विज्ञापन लगे हुए हैं अश्योर्ड रिटर्न के, लोगों को एसएमएस भेजे जा रहे हैं। तो इस तरह की जो पॉन्जी स्कीम का मार्केट इस वक्त एनसीआर में देखने को मिल रहा है, गुड़गांव में काफ़ी देखने को मिल रहा है, इनसे बचने के लिए क्या कुछ इंतजामात कर रहे हैं आप, और ग्राहकों को आपकी ओर से क्या संदेश होगा? ल्यूक्रेटिव स्कीम, पॉन्जी स्कीम, ल्यूक्रेटिव स्कीम मार्केट में आई हुई है। जी सर। फ्लड हो रहा है एकदम, व्हाट्सएप पर दुनिया भर की चीज चल रही है, रोज मैसेजेस आ रहे हैं, एसएमएस आ रहे हैं। करेक्ट सर। पहली चीज तो एक क्लियर कर लीजिएगा कि देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। यदि किसी ने बदमाशी की है तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। एश्योर्ड रिटर्न के मामले में हम लोगों ने अभी ये किया, यदि एश्योर्ड रिटर्न की बात करता है तो अब से पहले वो देना बंद कर देता था कई बार, और कई बार कहते थे स्पॉन्जी स्कीम है। अब चूंकि यदि बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट चूंकि अब कंपलसरी है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट में अभी इस तरीके का कोई प्रोविजन नहीं है एश्योर्ड रिटर्न का। हमारे या तो परमिशन लेनी पड़ेगी उसे, हमारा बिल्डर बायर एग्रीमेंट है वो स्टैंडर्ड है, उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है।
यदि उस प्रोविजन के खिलाफ कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन के कंडीशंस के खिलाफ कर रहा है वो काम, तो Correct, उसका sir. रजिस्ट्रेशन हो सकता है। लेकिन यदि उसने सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट किया और उसने कहा है कि मुझे ये यूनिट अलॉट हुई और मुझे इसने बिल्डर ने इतने % का शॉर्ट रिटर्न का कहा है, इट विल बिकम पार्ट ऑफ द, वी आर ट्रीटिंग इट एज द पार्ट ऑफ द मेन एग्रीमेंट एंड वी आर एनफोर्सिंग इट। यदि बिल्डर झूठ बोल करके उससे ले रहा है और बाद में देना बंद कर दे, पहले बहुत सारे मामले हुए हैं जी, उन मामलों में एक सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आने के बाद और एक अमेंडमेंट हो जाने के बाद कि हम लोगों ने, जो कि पहले सेबी इनको स्पॉन्जी स्कीम मानता था, अब सेबी ने इसमें कुछ परिवर्तन किया है और यदि वो गलत है, परमिशन से नहीं है, तो सेबी कार्रवाई करेगा। लेकिन यहाँ हमारे उसको एलओटी को उसने मिस्चीवियस तरीके से फंसा लिया जी, कि तुम्हें इतने % रिटर्न देंगे, तो रिटर्न उसे देना पड़ेगा। और यदि वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट के खिलाफ एग्रीमेंट करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, उस पर पेनल्टी लग सकती है, उसका प्रोजेक्ट जब्त हो सकता है। तो इसीलिए डरने की इसमें बात नहीं है कोई भी। ओनली थिंग इज एलओटी जहां भी कहीं ऐसी आते हैं, एज ए मैटर ऑफ कॉशन दे कैन इन्फॉर्म द अथॉरिटी कि बोला जी ये हो रहा है, हम इसमें करें या ना करें, वी विल एग्जामिन द डॉक्यूमेंट। यदि हमारे सामने वो चीज आती है और लगता है गलत है, तो वी विल पब्लिश ए नोटिस इन द न्यूज़पेपर कि लोग इस तरह से कुछ बिल्डर ये कर रहे हैं, वो गलत है, इसीलिए Correct, प्लीज बिवेयर ऑफ देम। और ये आपने एक अच्छा वो दिया है कि यदि इस त्योहार के टाइम पर जागरूकता पैदा करने की जरूरत है कि लोग इनके झांसों में ना आए। सही स्कीम है, इंटेंशन सही है, पेमेंट देना चाहता है, सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है, यस दे कैन गो अहेड विद इट। आप एलओटी को हमारे पास सूचना लेके आए, हम उसको एग्जामिन करके बता देंगे ये ठीक है। और यदि उस सूचना से मालूम पड़ता है कि प्रमोटर गलत कर रहा है तो एलओटी को आगाह भी करेंगे। और दूसरे यदि कुछ लोग शिकार हो चुके हैं तो वी विल ऑल्सो इनवाइट देम थ्रू पब्लिक नोटिस, ताकि उनका पैसा वापस रिफंड कराया जा सके और वो कहीं फंस करके अपना पैसा उलझा के ना बैठ जाए। सर अभी हाल ही में हमने देखा कि जयपुर के एक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला था कि जिसमें लोकल अथॉरिटीज़ ने रेरा के नियमों को बाईपास कर दिया था और अपने गाइडलाइन के अनुसार वो पेमेंट ले रहे थे, जो कि रेरा से पहले जिस आधार पर लेते थे वैसे ही ले रहे थे। लेकिन अब हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रेरा का जो एग्रीमेंट फॉर सेल है उसी को मानना पड़ेगा और उसी के आधार पर पेमेंट लेना पड़ेगा। इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिएगा, पहले आप ये समझिएगा कानून क्या कहता है। इस कानून में जो सेक्शन 88 और 89 दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी। सेक्शन 88 कहता है कि दी एप्लीकेबिलिटी ऑफ अदर लॉज इज नॉट बार्ड। रेरा कानून है जी। दूसरे कानून बिल्डिंग पर और बहुत सारे, फायर एक्ट में फायर का कानून लागू होगा जी। एयरपोर्ट अथॉरिटी की हाइट की रेस्ट्रिक्शन उनका कानून लागू होगा जी। जो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के मामले में बिल्डिंग कोड लागू होगा, लाइसेंसिंग के मैटर्स जो उनमें अर्बन डेवलपमेंट लॉज लागू होंगे। यानी ये नहीं है कि रेरा आ गया तो बाकी कानून खत्म हो गए, नहीं। जी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अदर लॉज इज नॉट बार्ड। स्पेसिफिकली कई बार होता है कि अब दैट लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल फर्दर, ऐसा नहीं है। तो एक तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ अदर लॉ इज नॉट बार्ड। अब क्वेश्चन आ गया कि दूसरे लॉ की बार्ड नहीं है और कंट्राडिक्शन हो गया। तो सेक्शन 89 बड़ा साफ है जो कहता है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, करेक्ट सर, प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट विल प्रिवेल। यदि कहीं कंट्राडिक्शन है दोनों में तो ये कानून सब्सिक्वेंट लॉ, इट हैज गॉट ओवरराइडिंग पावर ओवर अदर लॉज। ओके। यदि कहीं कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, तो ये कानून लागू होगा। ये इस पुस्तक में स्पष्ट है और इस पर व्याख्याएं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की मौजूद है। इस एक्ट में है कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट किए बिना आप 10-50 पैसे ले सकते, बुकिंग ले सकते हो, पर 10,000 पैसे नहीं ले सकते बिल्डर बायर एग्रीमेंट से पहले। राइट। इसमें अब दूसरी अथॉरिटीज का लॉ क्या कहता है? उनका लॉ कहता है कि आप पैसे ले लो। यदि पैसे लेते हैं तो वायलेशन इस एक्ट का है। इस एक्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस एक्ट में उसके खिलाफ पर डे बेसिस पर भी कार्रवाई हो सकती है। और इस एक्ट में फॉर वायलेशन ऑफ अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट अदर देन सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, उस पर 5% जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट की, जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, 5% ऑफ दैट पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड ऑन हिम। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मतलब इस कानून में क्लियर है। तो यदि कंट्राडिक्शन किस बात का है समझ में नहीं आया मुझे। सेक्शन 13 में कंट्राडिक्शन नहीं है, सेक्शन 14 में कंट्राडिक्शन कई जगह है। सेक्शन 14 में क्या होता है कि जब वो बिल्डिंग प्लान अप्रूव करा लेता है, उस बिल्डिंग प्लान पे बेच देता है जी, और फिर क्या होता है, बाद में उसके अमेंडमेंट ले जाता है। राइट सर। और अमेंडमेंट हो जाती है बिल्डिंग प्लान में,
तो लोकल अथॉरिटीज या जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज, उनके यहाँ अलग अलग प्रोविजंस हैं, वो डेवलपमेंट बिना लोगों से पीछे कर देते हैं। हमारा कानून ये कहता है यदि बिल्डिंग प्लान में कोई भी बाद में अमेंडमेंट होता है, उससे कॉमन एरिया, पार्किंग या सर्विसेज अफेक्ट होती हैं, तो 2/3 अलॉटीज जो है, जिनको पहले बेच चुका है वो, उनकी प्रायर रिटन कंसेंट इज रिक्वायर्ड। वहां उन्होंने तो बिल्डिंग प्लान अप्रूव कर दिया, वो कहेगा मेरा तो अप्रूव्ड है। अरे भाई अप्रूव्ड तो तेरा है, पहले तू जिस प्लान के बेसिस पर बेच चुका है, उन लोगों को जिनको बेचा है, जिन्होंने ये सोच करके तेरा लिया था कि ये बिल्डिंग प्लान है, या तो Correct, sir. वो कहे भाई अच्छे के लिए अमेंडमेंट हुआ है, या उनको कोई इससे राइट्स फर्क नहीं पड़ता, तो उनकी 2/3 अलॉटीज की उन्हें कंसेंट लेनी पड़ेगी। ऐसे हजारों मैटर्स हैं, गुड़गांव में, नोएडा में, फरीदाबाद में, जहाँ क्या हुआ है, पहले उसको एरिया दे देंगे, तुम्हारा एरिया है 1200 स्क्वायर फीट, फिर कहेंगे जी एरिया, तुम्हारा एरिया बढ़ गया है। भाई एरिया बढ़ कैसे जाएगा? अमेंडमेंट हुआ नहीं, बिल्डिंग प्लान में कुछ हुआ नहीं, तुमने उस प्लान को देख करके उसकी बिक्री की, अब कह रहे हो एरिया बढ़ गया है। सुपर एरिया के नाम पर जो धांधली और बदमाशी थी, काफी हद तक हमने यहाँ खत्म करने की कोशिश की है। अब बिल्डिंग प्लान में कोई भी अप्रूवल, आपकी यूनिट में कोई चेंज कर रहे हैं, आपकी परमिशन लेनी होगी। यदि सारे प्रोजेक्ट में कहीं बिल्डिंग प्लान में चेंज हो रहा है, लेआउट प्लान में चेंज हो रहा है, जोनिंग प्लान में चेंज हो रहा है, दे हैव टू टेक प्रायर रिटन अप्रूवल 2/3 अलॉटीज। ये आपका कानून है, और अर्बन डेवलपमेंट लॉज में नहीं है। वहां दे कैन अमेंड इट, क्योंकि वो अपने अमेंडमेंट देखते हैं, उनके बिल्डिंग बाइलॉज के अकॉर्डिंगली है नहीं। और अमेंडमेंट जब वो कर रहे हैं, तो अमेंडमेंट के समय कई जगह, जैसे हरियाणा में बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, एक पब्लिक नोटिस निकाला था अखबार में कि साहब ये अमेंड प्रपोजल है इसको अमेंड करने का, जिसको ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन दें। वो ऑब्जेक्शन डीटीपी सुनता है। इतनी कुछ सेफगार्ड होने के बावजूद भी यदि हमारा एक्ट कहता है कि 2/3 अलॉटीज के आपने प्रायोरिटी में अप्रूवल लेनी होगी, तो वो लेनी ही होगी। कंट्राडिक्शन नहीं है, एडिशनल प्रोविजन है। और यदि वो कहते हैं कि हम तो ले चुके हैं, तो दूसरे कानून में ले चुके हैं, प्रोविजन इस कानून के लागू होंगे। तो जैसा कि आपने कहा, चाहे सेक्शन 13 हो, चाहे वो सेक्शन 14 हो, बाई लॉज में या कहीं भी कानून में कंट्राडिक्शन है, तो इस कानून के जो प्रोविजन है वो लागू होंगे। वो अपने कानून में कुछ भी करें, उनका कानून इस कानून के प्रोविजंस को सुपरसीड नहीं कर सकता, बल्कि इस कानून के प्रोविजंस हैं वो दूसरे कानूनों को सुपरसीड कर सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आसान शब्दों में ग्राहकों को वे बातें समझा दी जिनको लेकर ग्राहकों में दुविधा थी, कंफ्यूजन था। आज काफ़ी कुछ क्लियर हो गया, क्योंकि अब आपने ही बोल दिया, तो फिर जाहिर सी बात है कि जो दुविधाएं लेकर मार्केट में ग्राहक घूम रहे थे, उन पर पूरी तरह से क्लैरिटी उनको मिल गई है। तो प्रॉपर्टी प्लस में आज इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर ग्राहकों के फायदे की बात, ग्राहकों के हक की बात लगातार जारी है। आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार। चिंता है रियल एस्टेट में सेल की, चिंता है प्रोजेक्ट के लिए फंड की, चिंता है लोन रिस्ट्रक्चरिंग की, लेकिन उनकी फिक्र किसको है जिनकी गाढ़ी कमाई बिल्डरों ने हड़प ली, जो सालों साल तरस रहे हैं अपने घर के लिए। हम उठाएंगे घर खरीदारों के हक की बात। अब धांधली करने वाले बिल्डरों की खैर नहीं, फर्जी एजेंट्स की आएगी शामत। जी बिजनेस पर जल्द आ रहा है एक ऐसा शो जो लड़ेगा ग्राहकों की लड़ाई। हमें चाहिए आपका साथ आपके लिए।